आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री का डे नंबर 41 का लेक्चर तैयार कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है? आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी खसूसियत होती है जो उनको इस काबिल बनाती है कि वो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकें या फिर वो ज़्यादा बॉन्डिंग बना सकें। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म बेसिकली एक आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे डिफरेंट हो? जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। आप पेंटेन को जहाँ पे भी डिस्कस करें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आप यहाँ पे देखें जिसको नॉर्मल पेंटेन कहा जाता है यानी कि एन पेंटेन कहा जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला H3C फिर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और CH2 फिर सेम इसी तरीके से CH2 फिर CH2 फिर CH3। ये हमारे पास नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। लेकिन अगर आप इसकी ये सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है उसने हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, जो एक कार्बन के साथ तो बनाया हुआ है, दूसरा भी कार्बन के साथ बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप इसके डिटेल में स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ जाएं तो बेसिकली ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ भी जाएगा। आप लोगों ने ये पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास टाइप बेसिकली कंडेंस फार्मूले की होती है, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर फार्मूले को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते हैं। अब इसको आइसोपेंटेन कहा जाता है और अगर आप इसकी तीसरी एग्जांपल देखेंगे तो इसको नियोपेंटेन कहा जाता है। और आप इस बात को भी गौर से देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों टाइप्स में स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होता है। और ये क्यों चेंज होता है? ये बेसिकली आइसोमेरिज्म कहा ही इसी चीज को जाता है जो इस चीज को अलाउ करता है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग बना सके। जैसे जैसे कार्बन एटम की जो हमारे पास तादाद है वो चेंज होती जाएगी, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी चेंज होता जाएगा। और जैसे स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होगा इसके साथ दूसरे एटम्स भी आके मिल सकते हैं उसमें जो सा इसकी सलाहियत दूसरे एटम के साथ मिलने की वो भी बहुत ज्यादा होती है। अगला टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन्स, यानी कि कार्बन्स की जो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। कार्बन जो सा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन्स के साथ। ये चीज़ आप लोगों ने कैटिनेशन के अंदर भी पढ़ी हुई थी कि कैटिनेशन कहा जाता था कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत को, और उसकी एक कंडीशन थी कि कार्बन की जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अदर देन एटम्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी इस चीज़ को देख सकते हो और ये हमारे पास क्यों ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अलाउ करता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को, कि अगर ये कार्बन के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से बॉन्ड बनाएगा तो इसके अंदर ज़्यादा कंपाउंड्स बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास जो इस दुनिया में टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो उनकी इस कदर तादाद की वजह क्या है? उनकी इस कदर तादाद की वजह हमारे पास ये टॉपिक्स हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद इसकी एक तीसरी खसूसियत है और आखिरी खसूसियत है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होती है? मल्टीपल बॉन्डिंग इसको कहा जाता है कि हमारे पास कार्बन मुख्तलिफ कार्बन्स के साथ जो बॉन्ड बनाता है और मुख्तलिफ एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो। अब मल्टीपल बॉन्डिंग के अंदर बेसिकली ये भी चीज़ आती है कि इसके अंदर बॉन्ड की कौन सी टाइप आई जाती है। आपने बॉन्ड्स की टाइप पढ़ी हुई है, कोवलेंट बॉन्ड्स की टाइप पढ़ी हुई है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें तो जो कार्बन इथेन के अंदर बॉन्ड बनाता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब इसी तरीके से वही कार्बन जब इथेन के अंदर बॉन्ड बनाता है तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, और सेम इसी तरीके से जब वो एसिटिलीन के अंदर बॉन्ड बनाएगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। बेसिकली हमारे पास ये कार्बन की वो सलाहियत है, अगर आपको याद हो तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है यानी कि 4 वैलेंसी होती है। ये बेसिकली 4 बॉन्ड एट अ टाइम बना सकता है। अब इसकी ये कैटेगरी होती है कि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या एक सिंगल बनाएगा डबल बनाएगा, या एक ट्रिपल बनाएगा एक सिंगल बनाएगा। ये हमारे पास इसकी कुछ खसूसियत होती है। अब यहाँ पे इसी खसूसियत को हमने सारा का सारा ब्रीफ किया हुआ है। अगली जो हमारे पास चीज़ है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि इसकी जो आम खसूसियात होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हमने उसको डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ है इसकी ओरिजिन। ओरिजिन के अंदर क्या चीज़ आती है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली जो हमारे पास कुदरती ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर कुदरती ही हासिल होते हैं। अब वो कुदरती कहाँ से हासिल होते हैं? वो हमें जानवरों से हासिल होते हैं और पौधों से हासिल होते हैं। उसके बाद
अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर मुझे मिनरल्स से हासिल होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। कंपोजिशन जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, तो इनकी कंपोजिशन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो मस्ट है। दूसरा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल के बाकी 116 एलिमेंट्स में से आपस में किसी भी एलिमेंट से मिल सकते हैं। ये हो गई इसकी कंपोजिशन। उसके बाद बात करते हैं कोवलेंट लिंकेज की। कोवलेंट लिंकेज क्या चीज़ होती है? कोवलेंट लिंकेज बेसिकली हमारे पास इसकी पोलैरिटी को भी डिस्कस किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी पोलैरिटी पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको इनऑर्गेनिक की बात करूं, तो इनऑर्गेनिक के अंदर उसने आयोनिक बॉन्ड बनाया होता है। उसकी ऑर्गेनिक के अंदर कोई, वो आप कह सकते हो कि इसकी ऑर्गेनिक के अंदर कोई अमल दखल ही नहीं है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी जो सी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी एक ये खसूसियत है कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही हल होते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मसलन कौन कौन से, अल्कोहल हो गया, इथेन हो गया, बेंजीन हो गया, फिनाफ्थलीन हो गया, ये सारे हमारे पास, एसिटिलीन हो गया, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही हल होते हैं। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करो, तो यानी कि आयोनिक कंपाउंड की भी बात करो, तो आयोनिक कंपाउंड बेसिकली वाटर के अंदर भी इजीली हल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इजी से एग्जांपल दूंगा आपको नमक की। नमक एक आयोनिक कंपाउंड है, वो पानी के अंदर इजीली हल हो सकता है। लेकिन अगर आप अल्कोहल को पानी के अंदर हल करो तो वो बेसिकली सही तरीके से हल नहीं होती, या फिर अगर आप एसिटिलीन को हल करो या फिर फिनाफ्थलीन को हल करो तो वो हल नहीं होगी सही तरीके से। उसके बाद आगे जो हमारे पास बात है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि आयोनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आयोनिक कंपाउंड अपनी पोलर खसूसियात की वजह से बहुत ज़्यादा जोन से हैं, इसके बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि आयोनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के।